नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तकनीकी कारणों से आप इस क्लास को लाइव नहीं देख पाए, लेकिन ये क्लास हो गई तो आप अब इस क्लास का आनंद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने करंट अफेयर्स के जो इशू हैं उन पर हम बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, जो हमें बात करनी है 11 सितंबर का दिन इतिहास में किस प्रकार इम्पोर्टेंट रहा। 11 सितंबर का दिन जो है वो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर इतिहास में आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। उसमें सबसे पहली जो घटना है वो आप लोगों को बताता हूं कि 1893 का वर्ष था। तो 1893 के वर्ष आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जो थे ना, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने क्या किया प्यारे साथियों, शिकागो विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन था ना, शिकागो का विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन, विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन, उस धर्म सम्मेलन में क्या कर दिया, इन्होंने भाग लिया था। यानी 1893 में आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद, यानी जिनका नाम बचपन में नरेंद्र दत्त था, वो नरेंद्र दत्त जो हैं वो आज ही के दिन विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं और वहाँ शिकागो के विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में अपना एक ओजस्वी भाषण वहाँ प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद क्या हुआ साथियों, इसी दिन आप लोगों को मालूम है उनका जो ऐतिहासिक भाषण था, उनको वहां भेजने के पीछे भी राजस्थान से उनका संबंध था। वो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के यहाँ आते रहते थे और उनकी ही राय पर, उनके ही खर्चे पर और उनके ही दिए हुए कपड़ों को पहनकर कहाँ गए थे, स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए और वहां उन्होंने इस प्रकार का ऐतिहासिक भाषण दिया कि प्रत्येक अमेरिकी नागरिक के दिलों और दिमाग में वो क्या गए, छा गए। तो इस प्रकार की बातें आप लोगों को ध्यान रखी है कि शिकागो का जो विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन था उसमें भाग लेने आज ही के दिन 1893 में कौन गए, स्वामी विवेकानंद गए। तो शायद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। भाइयों और बहनों से उन्होंने अपना उद्बोधन स्टार्ट किया और देखिए वहां उपस्थित सब लोगों ने उनके साथ चीटिंग की, लेकिन फिर भी उन्होंने मंच पर बैठे सभी लोगों को धन्यवाद दिया और ये कहा कि आप सब इस बात का ध्यान रखिए कि मैं एक ऐसी धरती से आता हूं जहां कट्टरता, सहिष्णुता, ये सारी चीजें वहां नहीं है, वहां सब धर्मों को बढ़ावा मिलता है। और मैं भी आशा करता हूं कि सभी धर्म के लोग जो हैं उनमें ये भावना होनी चाहिए कि हमारा धर्म तो श्रेष्ठ है ही, इसके साथ साथ सभी धर्म जो हैं वो क्या हैं, श्रेष्ठ है। कोई धर्म ऊंचा और नीचा नहीं है। इस प्रकार की भावनाओं को लेकर जब उनकी बोलने की बारी आई तो ये सोचा गया कि ये बच्चा क्या बोलेगा और उनके सामने एक ऐसा विषय प्रस्तुत किया गया जिसको लेकर सोच नहीं सकते कि आदमी क्या बोलेगा। उनको दिया गया कि आप शून्य पर बोलिए, लेकिन शून्य पर उन्होंने अपना उद्बोधन इस प्रकार स्टार्ट किया और इस प्रकार उसका एंड किया कि पूरे शिकागो नहीं, पूरे अमेरिका में वो छा गए। और अगले ही दिन जब न्यूज़पेपर में वो घटनाएं छपी तो पूरा अमेरिका उनके पीछे पीछे हो गया। तो ये घटना जो है वो आज के दिन के प्यारे साथियों ये भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट घटना क्या है आज के दिन की, यानी 11 सितंबर की और कौन सी घटना है सर? आज बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके सामने रखना चाह रहा हूं मैं। 1906 में आज ही के दिन प्यारे साथियों, 1906 में आज ही के दिन साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। गांधी जी ने आज ही के दिन साउथ अफ्रीका में क्या किया था प्यारे साथियों, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन क्या किया था, आरंभ किया था। सत्याग्रह आंदोलन को आज ही के दिन क्या किया था, उन्होंने आरंभ किया था। तो ये भी याद रख लीजिएगा। इसके साथ साथ एक बात आपको और बताना चाह रहा हूं, आज ही के दिन की घटना आपको याद रखनी है कि गांधी जी के पहले सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाने वाले विनोबा भावे जो हैं, उन्हीं का भी जन्म दिवस जो है वो 1845 के दिन हुआ। तो प्यारे साथियों 1845 के दिन विनोबा भावे जो है ना, विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे का जन्म दिवस भी आज ही के दिन आता है। उनको भी हम हमारी इस क्लास की तरफ से इस उनके जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि या जो भी पुण्यतिथि के अवसर पर तो नहीं होता, लेकिन आपको मालूम है इनकी जन्म जयंती आज के दिन मनाई जाती है। तो यही कामना करते हैं कि इस प्रकार की विभूति हमारे इस भारत भूमि पर प्रकट हुई। अब देखिए इनका मूल नाम जो था ना प्यारे साथियों वो था विनायक नरहरि भावे, विनायक नरहरि भावे, नाहर हरि भावे इनका क्या था, मूल नाम था प्यारे साथियों। ये स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ आपको याद हो सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ ये क्या थे प्यारे साथियों, सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्या थे ये? सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, विनोबा भावे
जो महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वर्धा में जाकर महात्मा गांधी से मिले, उनके प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। यानी महात्मा गांधी ने इन्हें अपना प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही नाम से संबोधित किया या दुनिया से इनका परिचय कराया। व्यक्तिगत सत्याग्रही के नाम से क्या करवाया, इनका दुनिया से परिचय करवाया। इसके साथ साथ प्यारे साथियों एक बात आपको और भी याद रखनी होगी कि द्वितीय सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। ये तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। दूसरे अगर आपसे पूछे जाए कि महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रही दूसरे कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, जवाहरलाल नेहरू, वो उनके दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो दोनों सवाल आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो विनायक नरहरि भावे स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म भी आज ही के दिन यानी 11 सितंबर 1845 के दिन हुआ। इसके साथ साथ इनकी और महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भी सुन लीजिएगा। एक आपने पढ़ा होगा भूदान आंदोलन का नाम, भूदान आंदोलन। ये भूदान आंदोलन जो है वो इन्हीं का स्टार्ट किया हुआ है। क्या घटना हुई सुनिएगा जरा। ये एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वर्तमान का तेलंगाना जो भाग है ना, वहाँ आंध्रा में वर्तमान का कौन सा भाग, तेलंगाना में। वहाँ तेलंगाना की जब यात्रा पर गए तो वहाँ के जो जनजाति के लोग हैं उन्होंने इनसे आग्रह किया कि उनके पास खुद की भूमि नहीं है, इस वजह से आज आप हमें 80 एकड़ की भूमि क्या करिए, दिलवाइएगा। यहाँ निवास करने के लिए 80 एकड़ भूमि प्रदान करिए। इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, यानी लोगों से आग्रह किया कि आप भूमि को क्या करिएगा, दान करिए। इसके बाद क्या हुआ प्यारे साथियों, यहाँ के लोगों ने पूरा बढ़ चढ़कर इस भूमिदान आंदोलन में भाग लिया और कहा जाता है कि 44 लाख एकड़ जो भूमि है ना, 44 लाख एकड़ भूमि क्या हुआ, इनको मिली दान में, और इन्होंने क्या कर दिया, जनजाति के लोगों में इसे बांट दिया। तो इनका ये जो भूदान आंदोलन है पूरे विश्व में प्रचलित हो गया। इसके बाद आपको ये सारी घटना याद रखनी है कि कौन कौन सी बातें इस समय हुई। ये घटना आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है, जब यहाँ के जनजाति समूह ने इनसे निवेदन किया कि हमें रहने के लिए 80 एकड़ भूमि हमें दिलवाइएगा। तो इन्होंने क्या किया प्यारे साथियों, 80 एकड़ के स्थान पर लोगों से आग्रह किया कि आप भूमि को दान करिए, और दान में इन्हें 44 लाख एकड़ क्या मिल गई, फिर बाद में भूमि मिल गई। और इनको 1893 में प्यारे साथियों, 1893 में इन्हें क्या दिया गया, फिर भारत रत्न से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक इनके संबंध में और आता है कि सर्वोदय जो आंदोलन है ना, सर्वोदय आंदोलन, ये सर्वोदय आंदोलन के भी प्रणेता माने जाते हैं। एक तो भूदान आंदोलन और एक सर्वोदय आंदोलन, ये दोनों को शुरू करने का श्रेय महात्मा गांधी के विचारक जो हैं वो विनोबा भावे थे। इसीलिए गांधी जी ने अपना पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही इनको बनाया। तो ये सारी घटनाएं आपको याद रखनी है विनोबा भावे के बारे में। अब बात करते हैं कुछ और बिंदुओं पर। आज के दिन ऐसी कौन सी घटना इतिहास में घटी है, एक और याद रखना, 1911 की घटना है प्यारे साथियों। भारतीय क्रिकेट के एक क्रिकेटर हुए हैं जिनका नाम है लाला अमरनाथ। कौन है, लाला अमरनाथ हैं। लाला अमरनाथ जो है ना प्यारे साथियों, इनका जन्मदिवस भी 11 सितंबर 1911 को हुआ। अब इनके साथ क्या हुआ, याद रखने वाली बात बता रहा हूं। लाला अमरनाथ वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत की ओर से पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था। भारत की ओर से उससे पहले भारत का कोई क्रिकेटर नहीं था जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाया। फर्स्ट इंटरनेशनल जो आपका शतक है, अंतर्राष्ट्रीय शतक, वो अंतर्राष्ट्रीय शतक किसने लगाया प्यारे साथियों, वो अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था लाला अमरनाथ ने। इनका जन्म 11 सितंबर 1911 को हुआ था। इसके बाद अगली घटना भी सुनिएगा। आज बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके सामने मैं लेकर आया हूं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। 1919 में प्यारे साथियों, 11 सितंबर 1919 को क्या हुआ, राजस्थानी भाषा के पितामह यानी विषम पितामह कहे जाने वाले राजस्थानी भाषा के विषम पितामह कहे जाने वाले कन्हैया लाल सेठिया जो है ना, कन्हैया लाल सेठिया, उन कन्हैया लाल सेठिया जी का भी जन्म आज ही के दिन यानी 11 सितंबर 1911 को हुआ। राजस्थानी भाषा के विषम पितामह कहे जाने वाले कन्हैया लाल सेठिया का भी
जन्म कब हुआ? आज के दिन यानी 11 सितंबर 1919 को। कहाँ हुआ सर? ये हुआ राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ जो है ना प्यारे साथियों, ये चूरू जिले में है और इस सुजानगढ़ में ही कन्हैया लाल जी सेठिया का क्या हुआ? जन्म हुआ। इन्होंने बहुत इस प्रकार के काम किए जिसकी बदौलत इन्हें जीवन में बहुत सारा मान और सम्मान मिला। राजस्थानी भाषा में अग्रणी कार्य इन्होंने किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आपको याद रखनी है प्यारे साथियों, एक तो पाथल और पीथल जो है ना, पाथल और कौन सी है? पीथल। इस रचना को जरूर याद रखना। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि पाथल किसके बारे में कहा गया है और पीथल किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा पीथल जो है वो कहा गया है आपके यहाँ। पाथल और पीथल के संबंध में पूरी घटना आपको याद होनी चाहिए। पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है, यहाँ महाराणा प्रताप को कहा गया है, प्रताप को पाथल कहा गया है। और इसके साथ साथ बीकानेर के जो राठौड़ वंश के पृथ्वीराज राठौड़ थे ना, पृथ्वीराज राठौड़, उनको क्या कहा गया है प्यारे साथियों? पीथल कहा गया। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है प्यारे साथियों। हरे घासरी रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमर्यो वो चीख पड़ो। ये सारी की सारी जो रचना है ना, मैं आज सुनी है अमर्यो शेरा गीदड़ ले संग सोवेलो, मैं आज सुनी है ये शेर गीदड़ ल्या के संग सोवेलो। ये सब रचनाएं इनकी है। ये पाथल और पीथल की रचना के संबंध में है। इसके साथ साथ इन्होंने जो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, एक है लील टांस। क्या है? लील टांस इनकी प्रसिद्ध रचना है प्यारे साथियों। इसके साथ साथ ये धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धोरारी। आसुरगा ने शरमावे इन पर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे, ये धरती धोरारी। ये जो रचना है ये कन्हैया लाल सेठिया की है। तो आपको ये याद रखनी है। आ धरती मोरा धोरारी, आ धरती मीठा गोरारी, ई धरती पर रो रुतबो ऊंचो, या बात कवे कूंचो कूंचो। इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो किन की है प्यारे साथियों? राजस्थानी भाषा के विषम पिता में है, कन्हैया लाल सेठिया की है। आज उनका क्या है? जन्म दिवस है। सरकारें मगर भूल जाती हो ऐसे कन्हैया लाल सेठिया को, मगर हम सबको ये क्या करना है? याद रखना है। और इनको आज के दिन इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। ये धरती धोरारी, महाराणा प्रताप की पाथल और पीथल आप सबके जीवन में प्रेरणा देने वाली रचनाएं हैं। तो इन सब के संबंध में भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसके अलावा और क्या घटना हुई सर? 1948 में आज ही के दिन 11 सितंबर को 1948 में प्यारे साथियों याद रखना है, मुस्लिम जो लीग थी ना, उस मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कहे जाने वाले, ठीक है, मुस्लिम लीग के क्या कहे जाने वाले? अध्यक्ष कहे जाने वाले जिन्ना जो है मोहम्मद अली जिन्ना, उन मोहम्मद अली जिन्ना का क्या हुआ गया? निधन हुआ प्यारे साथियों आज ही के दिन। तो आपको यही याद रखना है, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? जीना थे। तो उन जीना जी का निधन भी क्या हुआ? आज के दिन हुआ। इसके साथ साथ 1987 में प्यारे साथियों आज ही के दिन क्या हुआ? महादेवी जो वर्मा है ना, महादेवी वर्मा, उस महादेवी वर्मा को छायावादी युग की, किसकी? छायावादी युग की, छायावादी युग की क्या कहा जाता है? 4 स्तंभों में से एक स्तंभ कहा जाता है। 4 स्तंभों में से, ठीक है, एक स्तंभ कहा जाता है, एक स्तंभ कहा जाता है। तो याद रखिएगा 1987 में महादेवी वर्मा का आज ही के दिन क्या हो गया प्यारे साथियों? निधन हो गया। तो आपको ये सारी घटनाएं याद रखनी है जो मैंने आज आपको सबको बताई है। ठीक है, हो सकता है आज की क्लास आपके सामने नहीं चल रही हो, इसमें टेक्निकल इशू, नेटवर्क इशू आ गया, इस वजह से क्लास नहीं आ रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं, हाँ, हमारे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ इमेज आप देखिएगा। पहली इमेज है कन्हैया लाल जी सेठिया, समाज सुधारक, दार्शनिक तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर लेखक, पद्मश्री से सम्मानित। इनको पद्मश्री से भी क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे प्रिय कन्हैया लाल जी सेठिया जिन्होंने लिखा धरती धोरारी, आ तो सुरगा ने शरमावे ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जसनर नार गावे धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। ये कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। आज उनका जन्म दिवस है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है पाथर और पीथल, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, उनके जो महाराणा प्रताप है, उन महाराणा प्रताप को यहाँ दर्शाया गया है। जो पाथल इनकी पात्र बने वो पाथल है। ठीक है, ये विनोबा भावे हैं प्यारे साथियों। जिस प्रकार भूदान आंदोलन में इन्होंने पैदल पैदल चलकर पूरे राष्ट्र का, जिस प्रकार अलग अलग जगह इन्होंने भ्रमण किया, वो किस प्रकार बच्चों के हाथ पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जा रहे हैं। ठीक है, अगली बात सुनिएगा। अगला है, ये है विनोबा भावे जी।
भूदान आंदोलन के प्रणेता महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर सत उनको क्या है, नमन है। 11 सितंबर 1895 को प्यारे साथियों क्या हो गया था, इनका जन्म हुआ था। 1895 है, अगर आपको याद नहीं रहे या समझ में नहीं आया, 45 बता दिया होगा शायद पहले आप लोगों को, तो याद रखना 1895 सही है, यानी पहले शायद गलती से 1845 मैंने लिख दिया, वो 45 नहीं है, वो क्या है 1895। 1895 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। चलिए अगली इमेज देखिएगा, ये स्वामी विवेकानंद है प्यारे साथियों, विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में मंच पर किस प्रकार विराजमान है, और उसके बाद इतनी बड़ी सभा को उन्होंने शिकागो में आज के दिन क्या किया था, संबोधित किया था। चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। आपका पहला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहाँ जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो हैं प्यारे साथियों, वो याद रखना है जो अपना अकाली दल है, उस अकाली दल से बिलोंग करती है हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल, ये इसकी क्या है, मंत्री है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री है। इन्होंने हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण, जो जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई है, उसका उद्घाटन किया। कहाँ किया? राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में इन्होंने एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का क्या किया है, उद्घाटन किया। ये ऑर्गेनिक जो इंडिया लिमिटेड है ना, ऑर्गेनिक इंडिया लिमिटेड, उस प्राइवेट कंपनी ने क्या किया है, इसको तैयार किया है। उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी शहर है ना, बाराबंकी, उस बाराबंकी में इसका क्या किया है, इन्होंने उद्घाटन किया है प्यारे साथियों। इससे कहा जा रहा है कि 5000 किसानों को इसका क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। लगभग इस पर 50.33 करोड़ की क्या आएगी, लागत आएगी। और प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन 3 मीट्रिक जो टन है ना, 3 मीट्रिक टन जो है उस खाद्य को प्रसंस्कृत किया जा सकता है। इसके साथ साथ 350 करोड़ रुपए की कृषि उपज का भी क्या किया जा सकता है, यहाँ प्रसंस्करण किया जा सकता है। तो सारी बातें बता दी। ऑर्गेनिक इंडिया बाराबंकी 5000 किसानों को 50.33 करोड़ रुपए लागत और प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन को खाद्य प्रसंस्कृत किया जा सकता है। 350 करोड़ जो रुपए हैं, इतने की लागत का जो कृषि उपज है उसका प्रसंस्करण किया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है जैसे खेत से आए हुए अपने पास टमाटर है तो वो खराब नहीं हो लंबे समय तक, इसके लिए बनाए गए बड़े बड़े जो रेफ्रिजरेटर हैं उनमें उसको सुरक्षित रखना, इसी को कहा जाता है खाद्य प्रसंस्करण। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी शायद। चलिए अगली बात अपन करते हैं। अब देख लीजिएगा, हरसिमरत कौर बादल जो है वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है, हरसिमरत कौर बादल। ये हरसिमरत कौर बादल है जो अकाली दल पंजाब से, ठीक है ना, कहाँ से है, पंजाब का जो अकाली दल है, जो बीजेपी के गठबंधन में एनडीए का जो घटक दल है उसमें शामिल है, उसकी नेता है ये। चलिए अगली बात करते हैं। अगला हमारा है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल से स्वास्थ्य पोषण आधारित रिपोर्ट जारी की। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी करने वाला राज्य कौन सा है? हाल ही में वेंकैया नायडू जी ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नाम की एक रिपोर्ट जारी की। तो आपको बताना है इसमें स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित रिपोर्ट जारी की, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे साथियों केरल है। इसमें अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहले तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल, उसके बाद गोवा, उसके बाद कौन सा है? त्रिपुरा है। ये तो वो राज्य हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके बाद सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में पहला बिहार, फिर उत्तर प्रदेश और फिर कौन सा है? झारखंड है। इनमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में केरल, गोवा और क्या है? त्रिपुरा है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 21% जो हैं वो 6 साल से कम उम्र के बच्चे ऐसे हैं जो क्या हैं? कुपोषित हैं। लगभग इसमें 159 मिलियन बच्चे बताए गए हैं जो कुपोषित है और 6 साल से क्या हैं? छोटे हैं। 36% ऐसे बच्चे बताए गए हैं जो कम वजन के क्या हैं? शिकार है, ठीक है। और 38% बच्चे ऐसे बताए गए हैं जिनको क्या नहीं हुआ है?
टीकाकरण नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में ये चर्चा की गई है प्यारे साथियों कि 21% बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं 6 साल से कम के हैं और वो किसके शिकार हैं प्यारे साथियों, कुपोषण के शिकार हैं। 36% बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन क्या है, कम है। 38% बच्चे ऐसे हैं जिनका समय पर क्या नहीं हुआ है, टीकाकरण नहीं हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बिहार, यूपी और झारखंड, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले केरल, गोवा और क्या है, त्रिपुरा है। तो शायद ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन अगली रिपोर्ट में क्या है। देखिए, किस देश ने हाल ही में 30 साल पुराना इस्लामी शासन खत्म करने का फैसला किया है। यानी इस देश में सबसे ज्यादा इस्लामी कानून चलता था। यहाँ इस देश में 1989 में क्या हुआ प्यारे साथियों, यहाँ के सत्ता पर काबिज हुआ अल बशीर। इसने यहाँ की सत्ता पर अपना आधिपत्य जमाया। बशीर है, ये सही नाम है, बशीर। इस बशीर ने इसकी सत्ता पर क्या किया, कब्जा किया। उसके बाद लगातार इसने ये कोशिश की कि इस देश को एक इस्लामिक राष्ट्र में क्या कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। ठीक है, पूरी कोशिश इसने की, लेकिन 30 साल पुराना ये इस्लामिक शासन अभी हाल ही में एक समझौते के द्वारा खत्म कर दिया गया। तो ये देश कौन सा है, सूडान है, इथोपिया है, चाड है, नाइजीरिया है, दक्षिणी अफ्रीकी देश है। ये अफ्रीकी देश है प्यारे साथियों। और आपको बताना है इसमें कि कौन सा वो देश है जिसने ऐसा करने का फैसला किया या ऐसा समझौता कर लिया है। तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा सूडान। आप देखिए, विश्व स्तर का सवाल भी आज आपके सामने आया, जो काम का है वो सवाल आपके सामने रख दिया। सूडान इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब इस सूडान के संबंध में कुछ बातें जो अपने को करनी है वो सुन लीजिएगा जरा। यहाँ के एक हिंसाग्रस्त देश माना जाता है इसको, अफ्रीका का। इसकी राजधानी है वो है खार्तूम। क्या है प्यारे साथियों, यहाँ की राजधानी है सूडान की, वो खार्तूम राजधानी है। यानी यहाँ की राजधानी है वो क्या है, खार्तूम है। इसके साथ साथ यहाँ अपने को रखना है कि यहाँ के जो पीएम है ना, उस पीएम का नाम है अब्दुल्ला हमदोक। क्या है, अब्दुल्ला हमदोक यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री उन्होंने। और इनके साथ साथ सूडान पीपुल्स जो है ना, सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट नॉर्थ विद्रोही समूह के एक नेता हैं जिनका नाम है प्यारे साथियों अब्दुल्ला अजीज अल हिलू। इन्होंने क्या किया है, दोनों ने आपस में समझौता किया। यानी इनकी पीएम जो है इन्होंने, और यहाँ की जो पीपुल्स लिबरेशन पार्टी है, उन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है कि हम ये काम करेंगे। और इसके बाद इन्होंने इस काम को बढ़ावा दिया और हाल ही में 30 साल पुराना जो इस्लामिक शासन यहाँ था उसे क्या कर दिया है, खत्म करने का इन्होंने फैसला किया है। तो इसका सही जवाब होगा सूडान। अब उस सूडान के बारे में भी सुनिएगा। ये यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, ये हैं प्रधानमंत्री, जो सूडान के प्रधानमंत्री है। सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है। अब्दुल्ला, ये हैं अब्दुल्ला हमदोक यहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। चलिए देखिएगा, ये सूडान अफ्रीका का नक्शा आपके सामने ऊपर ही ऊपर है। ट्यूनीशिया पिछले दिनों चर्चा हुई थी। उसके बाद है लीबिया, इधर है इजिप्ट के ठीक नीचे यहाँ पड़ता है सूडान के नीचे आता है दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान आता है प्यारे साथियों। इधर आता है इथोपिया। ये जो समझौते की प्रक्रिया है, उस समझौते की प्रक्रिया को इथोपिया में संपन्न किया गया हाल ही में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इधर चाड है, इधर नाइजर है, इधर अल्जीरिया, इधर माली है। ये सब जो उत्तरी अफ्रीका है, उस उत्तरी अफ्रीका में ही क्या पड़ता है, सूडान पड़ता है। चलिए आगे एक और देखिए। ये हाल ही में जो समझौता हुआ है, उस समझौते के बाद दोनों किस प्रकार प्रसन्न मुद्रा में आपके सामने नजर आ रहे हैं, इन चीजों को ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं। ये सूडान आपके सामने फिर आ गया। मैंने लिख दिया खार्तूम यहाँ की क्या है, राजधानी है। ये यहाँ इजिप्ट है, ये यहाँ लीबिया है, ये यहाँ चाड है, ठीक है। और ये यहाँ साउथ सूडान है। और इधर आपके पास में बच गया रेड सी। इस रेड सी के साथ ये क्या करता है, लाल सागर जो है ना प्यारे साथियों आपका, उस लाल सागर के साथ इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको NSO नेशनल स्टैटिक ऑफिस जो कहते हैं, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान साक्षरता दर कितनी है। तो पहला ऑप्शन लिख देते हैं अपन 67.7% या 68.7%, फिर 77.7%,
67.7%, 65.7%। तो इसका सही जवाब होगा 77.7%। हाल ही में विश्व साक्षरता जो दिवस था ना प्यारे साथियों, विश्व साक्षरता दिवस, इसके बारे में मैंने लगातार 3 दिन तक आपको जानकारी पढ़ाई है। विश्व साक्षरता दिवस पर, इस दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने एक सर्वे जारी किया है प्यारे साथियों। उस सर्वे में ताजा जो साक्षरता की रिपोर्ट है, उस साक्षरता दर की रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, प्रदर्शित किया गया। तो हाल ही में जो ताजा रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की वर्तमान साक्षरता जो दर है ना, वो कितनी बताइए, 77.7% बताइए। मैं जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हाल ही में जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है प्यारे साथियों। अब ये नेशनल सर्वे ऑफिस है, इसकी 75वीं जो बैठक हुई, उस 75वीं बैठक में इसमें फैसला लिया गया। ये कब से कब तक का सर्वे है, तो ये याद रखिएगा जुलाई 2017 से, कब तक का, जुलाई 2017 से लेकर के जून 2018 तक का क्या है, ये सर्वे जारी किया गया है हाल ही में। अब देखिए, पहला राज्य जो भारत में है जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है वो है प्यारे साथियों केरल। केरल में वर्तमान में सबसे ज्यादा देश में 96.2% तक की साक्षरता दर्ज की गई, यानी देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा में प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, केरल है। यहाँ पर महिला और पुरुषों की अगर मैं बात करूँ, मेल और किसकी, फीमेल की, तो पुरुषों का जो है वो प्यारे साथियों मेल का कितना है, यहाँ 97.4% साक्षरता दर्ज की गई है, और फीमेल की जो साक्षरता है वो 95.2% दर्ज की गई है। कहाँ पर, ये केरल का प्रदर्शन आपके सामने मैंने रखा है। इसके बाद सबसे खराब प्रदर्शन कहाँ रहा है, तो वो खराब प्रदर्शन रहा है आंध्र प्रदेश में। कहाँ रहा है प्यारे साथियों, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में प्यारे साथियों आप लोगों को याद रखना है कि टोटल यहाँ 66.4% साक्षरता क्या की गई, दर्ज की गई। इसमें भी मेल और फीमेल की अलग अलग है, पहले मेल की देख लेते हैं फिर फीमेल की देखते हैं। यहाँ मेल आपके सामने अलग अलग होगी और फीमेल अलग अलग होगी, लेकिन अपने को इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश जो है वहाँ 66.4% है। अब जो मैं बात बता रहा हूँ, सबसे खराब तो आंध्र प्रदेश का है, लेकिन आंध्र प्रदेश के बाद सबसे खराब किसका है, राजस्थान का है। अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी सारी बात बता रहा हूं आपको। राजस्थान जो है, इस राजस्थान में प्यारे साथियों ओवरऑल जो साक्षरता है वो 69.7% क्या की गई है, दर्ज की गई है, यानी सबसे खराब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा सबसे खराब राज्य जो साक्षरता में है वो राजस्थान है। राजस्थान में 69.7% हाल ही में क्या की गई, दर्ज की गई। इसमें मेल और फीमेल की अलग अलग है, वो आपको बता देता हूं। मेल जो है ना प्यारे साथियों राजस्थान में, उसने 80.3% साक्षरता क्या की है, दर्ज की, और फीमेल जो है उसकी हालत 57.6% पर अटकी हुई है। यानी मेल 80.3% साक्षर है, फीमेल 57.6% ही यहाँ क्या है, साक्षर है। तो शायद आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गई। राजस्थान सबसे खराब राज्यों के प्रदर्शन में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन है, आंध्र प्रदेश, और सबसे टॉप पर जिसकी सर्वश्रेष्ठ साक्षरता दर्ज की गई है वो कौन सा राज्य है प्यारे साथियों, वो है आपका केरल राज्य। तो केरल के संबंध में भी आपको याद रख लेना है और बाकी बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए अगली बात बताता हूं। अब देश में ओवरऑल जो 77% तो क्या है, साक्षरता दर्ज की गई है। इसके साथ साथ इसमें भी मेल, देश में मेल और फीमेल का क्या हाल है, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। मेल की हालत है कि 84.7% साक्षर है पूरे देश में। इसके साथ साथ फीमेल जो है वो 70.3% इस देश में है। इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी की भी अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण और शहरी का जो प्रदर्शन है वो भी आपके सामने शिक्षा के क्षेत्र में रख देता हूं। ग्रामीण जो है ना प्यारे साथियों वो 73.5% जो ग्रामीण है वो साक्षर बताए गए इस रिपोर्ट में, और शहरी जो हैं उनके बारे में कहा गया 87.7% शहरी लोग क्या हैं, साक्षर हैं। ये रिपोर्ट जो जारी की हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, उस कार्यालय के बारे में जो रिपोर्ट आई उसमें देश की साक्षरता 77.7%, उसमें मेल 84.7%, फीमेल जो है वो 70.3%, ग्रामीण साक्षरता 73.5% और शहरी साक्षरता जो है वो 87.7% प्रदर्शित की गई है। चलिए अगली बात करते हैं, शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत ग्राम विकसित करने का फैसला किया? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत ग्राम जैसी एक मिशन को शुरू किया है? यानी यहाँ इन्होंने एक मॉडल के तौर पर 2 गांवों को
संस्कृत गांव के रूप में प्रायोजित करने का फैसला लिया। इसके बाद ये पायलट प्रोजेक्ट पर मिशन चलाया जाएगा। अगर ये सफल हुआ तो इसको पूरे राज्य में क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। मैंने पिछले दिनों आपको संस्कृत दिवस के बारे में भी पढ़ाया था। श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है और इस बार वो 3 अगस्त को आया था। ये सारी जानकारियां आप लोगों को है। तो इसका फैसला किसने किया, राजस्थान ने, पंजाब ने, हिमाचल प्रदेश ने या उत्तराखंड ने? तो इसका सही जवाब प्यारे साथियों क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में क्या कर लिया है, ऐसा फैसला कर लिया कि हम 2 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्या करेंगे, संस्कृत गांव में तैयार करेंगे। यहाँ के जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह है। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह। त्रिवेंद्र सिंह जी ने ये फैसला किया है। ठीक है, दूसरी आधिकारिक भाषा इस राज्य की है, ये इस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा जो है वो बन गई है कौन, संस्कृत। ठीक है, आपको ये याद रखना है प्यारे साथियों। और इन्होंने अपना जो संस्कृत जो संस्था थी उसका नाम भी बदलकर इन्होंने कर दिया है उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम। ये नाम इन्होंने बदलकर अब इस संस्था का कर दिया है। ठीक है, और पूरे राज्य में 97 संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। संस्कृत विद्यालय कितने संचालित हैं? 97 इस राज्य में ये संस्कृत विद्यालय हाल ही में संचालित हैं। तो उत्तराखंड राज्य ने इस प्रकार की पहल शुरू की है। अब उत्तराखंड राज्य को भी आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका उत्तरांचल या उत्तराखंड है। जो ऊपर से जो है वो हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा क्या होती है, साझा होती है। ठीक है, इसके 2 अलग अलग जिलों से इसकी राज्य कौन सी, हिमाचल प्रदेश से टच होती है। उसके बाद हरियाणा से इसका थोड़ा सा भाग टच होता है। उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश से इसकी इतनी सीमा साझा होती है। ठीक है, यहाँ से ये सीमा भी इसकी उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसके बाद आगे भी इसकी सीमा किससे, उत्तर प्रदेश से साझा होती है लगातार। इसके बाद इधर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अगर देखा जाए तो नेपाल से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। इसके बाद ऊपर चीन या तिब्बत, दोनों से इसकी क्या करती है, सीमा साझा होती है। तिब्बत आज चीन का अधिकार क्षेत्र में है तो इस वजह से चीन से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के क्या है, सीएम है। तो यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं 2 देश से तो इसकी क्या लगती है, सीमा। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बात बता दी, हिमाचल प्रदेश 1 है, फिर हरियाणा 2 है, फिर उत्तर प्रदेश क्या है, 3 है। इन तीनों से इसकी क्या होती है, सीमा साझा होती है। चलिए अगली बात अपन करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? सर डेविड एटनबरो को, गोविंद स्वरूप को, सर हेनरिक को, ग्रेटा थनबर्ग को? तो इसका सही जवाब होगा प्यारे साथियों सर डेविड एटनबरो को। सर डेविड एटनबरो को हाल ही में क्या किया गया, ताजा जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 का, ये पहले ही घोषणा तो हो चुकी थी, लेकिन 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो हाल ही में ऑनलाइन यानी एक आभासी कार्यक्रम के द्वारा इन्हें क्या कर दिया गया है, प्रदान कर दिया गया है। तो इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है वो एटनबरो को, सर डेविड एटनबरो। बहुत अच्छा सवाल है, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रकृति प्रेमी, क्या है, प्रकृति प्रेमी। इसके साथ साथ ये प्रसारणकर्ता, क्या है, बीबीसी पर काम किया इन्होंने, प्रसारणकर्ता। ठीक है, इसके साथ साथ बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री जो है ना, बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री यूनिट, इस यूनिट के लिए भी ये क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर, तो ये भी सुन लीजिए, ये एटनबरो जो हैं वो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं प्यारे साथियों, ब्रिटेन से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसे किसने प्रदान किया, तो इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से मनमोहन सिंह जो है ना, मनमोहन सिंह जी, मन को मोहने वाले मनमोहन सिंह जी ने इसे क्या कर दिया, आभासी कार्यक्रम के द्वारा इन्हें प्रदान किया है। इसके लिए इन्हें 25 लाख रुपए की इनामी राशि प्लस एक प्रशस्ति पत्र प्लस एक प्रतीक चिन्ह क्या किया जाता है, इसमें भेंट किया जाता है। तो शायद आपको सबको समझ में आ गया। ये पुरस्कार 1986 के बाद प्रति वर्ष दिया जाता है, 1986 के बाद प्रति वर्ष दिया जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ वर्षों में इसे नहीं भी दिया गया, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। ये पुरस्कार है जिसमें ऐसा प्रतीक चिन्ह इंदिरा गांधी के इस इनामी स्वरूप में प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ आप देख लीजिएगा, ये इंदिरा गांधी जी है जिनके सम्मान में दिया जाता है, ये एटनबरो है जिनको वर्ष 2019 का क्या किया गया है, ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगली बात करते हैं।
अगला सवाल है गोविंद स्वरूप का संबंध किस क्षेत्र से है? खेल से है, खगोल शास्त्र से है, संगीत से है, नृत्य से? तो इनका सही जवाब है खगोल शास्त्र से। खगोल शास्त्री, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप का हाल ही में क्या हो गया प्यारे साथियों? निधन हो गया। इसी वजह से ये क्या है? चर्चा में है और इनके निधन पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अपना दुख व्यक्त किया है। तो ये गोविंद स्वरूप जो है वो प्रसिद्ध क्या है? खगोल शास्त्री रहे हैं, रेडियो खगोल शास्त्री, रेडियो खगोल शास्त्री एवं वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कौन रहे हैं? ये रहे हैं। इन्होंने भारतीय रेडियो खगोल शास्त्र के पिता कहा जाता है। भारतीय रेडियो खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र के क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। 7 सितंबर को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। 7 सितंबर 2020 को इनका निधन हो गया प्यारे साथियों। इसके साथ साथ एक जॉइंट मीटर वेव आधारित, जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो है ना, रेडियो टेलीस्कोप, उस रेडियो टेलीस्कोप के आविष्कार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ताज़ा सवाल है गोविंद स्वरूप क्यों जाने जाते हैं? प्रसिद्ध रेडियो खगोल शास्त्री रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, भारतीय रेडियो खगोल शास्त्र के इन्हें पिता कहा जाता है। 7 सितंबर को निधन, जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के आविष्कार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद देखिए ये आप लोगों के सामने गोविंद स्वरूप जी, गोविंद स्वरूप, इनका हाल ही में क्या हो गया प्यारे साथियों? निधन हो गया। लगभग 93 वर्ष की उम्र इनकी बताई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय बांस मिशन को लोगो जो है उसका विमोचन किसने किया? राष्ट्रीय जो बांस मिशन है उसके लोगो का विमोचन किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने, नितिन गडकरी ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने। तो इसका सही जवाब होगा नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इन्होंने जो नेशनल बोम्बो मिशन है, यानी नेशनल बोम्बो मिशन का मतलब है राष्ट्रीय बांस मिशन, उसके लोगों को हाल ही में क्या किया है? जारी किया है। किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। आपको मालूम है, आपसे पूछा जा सकता है बांस है, बांस क्या है? आपको कहेगा वृक्ष है या एक घास फूस है, क्या है? तो इसे पिछले दिनों क्या कर दिया गया प्यारे साथियों? वृक्ष जो है उस वृक्ष श्रेणी से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वृक्षों की कटाई पर तो रोक होती है। इस वजह से जो जनजाति इस बांस की खेती करती है उनकी आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक मिशन के तहत इसे वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया, ताकि इन लोगों की आजीविका बनी रहे। वृक्ष को काटने पर रोक होता है, लेकिन ये घास फूस की श्रेणी में अब आ गया, तो अब इसके काट पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंध नहीं होगा। तो हाल ही में इसके जो लोगो है उस लोगो का क्या कर दिया गया? अनावरण कर दिया गया या जारी कर दिया गया। ठीक है। और बांस जो है ना, उस बांस की खेती करने में देश का मध्य प्रदेश जो राज्य है ना वो पहले स्थान पर है प्यारे साथियों, ये भी याद रखिएगा। नेशनल बोम्बो मिशन, जिसको राष्ट्रीय आप बांस मिशन कहते हो, ठीक है, MBM, जिसको बांस मिशन अपन कहते हैं, NBM, उसकी शुरुआत वर्ष 2006-07 में की गई थी प्यारे साथियों। और अब जो इसमें नया लोगो इसका जारी किया गया है वो है, इसे गरीब आदमी की लकड़ी भी कहा जाता है। गरीब आदमी की क्या कहा जाता है? बांस को लकड़ी भी कहा जाता है। इसे वृक्ष की परिभाषा से क्या रखा गया? बाहर रखा गया। तो अब जरा देख लीजिएगा कैसा लोगो हाल ही में जारी किया गया। इसमें ये बीच में आपको जो नजर आ रही है ये बांस है, बांस की सीढ़ियां जो पालियां हैं वो नजर आ रही है, ये हरा रंग है। बाहर ये जनता को दिखाया गया जो सुनहरा रंग है, पीला सुनहरा रंग है, उसमें दिखाया गया है। तो अब ये जो है ना, ये तो प्रकट करता है बांस को। किसको प्रकट करता है? बांस को। यानी विभिन्न हिस्सों में, देश के विभिन्न हिस्सों में बांस की खेती हो रही है, इसको प्रदर्शित करता है। देश के विभिन्न हिस्सों में क्या होता है? विभिन्न हिस्सों में बांस की खेती होती है, इस बात को क्या करता है? प्रकट करता है। और ये जो हरा सुनहरा रंग जो है ना, ये वाला, ये सुनहरा रंग जो आपको दिखाई दे रहा है, हरा वाला, इसको कहा जाता है हरा सोना। क्या कहा जाता है इसे? हरा सोना कहा गया है। हरा सोना कहा गया है। इस रंग को, जो हरा रंग दिखाई दे रहा है, इसे हरा सोना कहा जाता है। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसके साथ साथ इसका जो औद्योगिकीकरण है, ये जनता जो दिखाई दे रही है, इस जनता के बारे में कहा गया है कि ये इसके औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देगा। किसको? औद्योगिकीकरण को
बढ़ावा देने के लिए इस प्रतीक चिन्ह में इस जनता को क्या किया गया, दिखाया गया। जनता औद्योगिकीकरण को रिप्रेजेंट करती है, हरा रंग हरे सोने को प्रदर्शित करता है, बांस जो है वो देश के विभिन्न इलाकों में बांस की खेती होती है, इस बात को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको ये सारी बातें शायद समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को याद रखना है। 9 राज्यों में, इसके साथ साथ 9 राज्यों में और टोटल 22 बांस क्लस्टर जो है ना प्यारे साथियों, उन 22 बांस क्लस्टर का हाल ही में उद्घाटन किसने किया है, केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, नरेंद्र सिंह जी तोमर ने। अगला सवाल देखिए आपका क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में आपको बहुत सारी जानकारी और स्पेशल क्लास भी पहले आ गई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। तो इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य देश का कौन बन गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का वो पहला राज्य बन गया है जिसने हाल ही में क्या किया है प्यारे साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है अपने यहाँ, और उन्होंने कहा है हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी मानकों को मानने के लिए क्या है, तैयार है। तो ये किसने किया है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। अब इसके बारे में भी सुनिए, यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर है, ठीक है। और कंगना रावत वाला जो मुद्दा है ना प्यारे साथियों, जिसने मुंबई जो क्षेत्र है वहाँ पर इनके ऑफिस को तोड़ा गया, उस विवाद को लेकर भी जयराम ठाकुर कूद पड़े। उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश की आन बान और शान कही जाने वाली ये कंगना राणावत जो हैं उन पर ये हमला हुआ है, ये हम कतई, हमारी बेटी है, उस बेटी पर ये हमला कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी अब इनके समर्थन में आ गए। तो जयराम ठाकुर जो हैं ये हिमाचल प्रदेश से हैं, और कंगना जो है, ठीक है, उनका भी संबंध कहाँ से प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश की वो बेटी है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद यहाँ 1986 से लेकर के पहली शिक्षा नीति बनी थी 1986 में प्यारे साथियों, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में। उसके बाद देश में दूसरी जो अब शिक्षा नीति लागू हुई है वो 2020 की है, और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे क्या किया गया है, तैयार किया गया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के संबंध में याद रखना, यहाँ की 2 राजधानियाँ, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, एक शीतकालीन राजधानी है, ठीक है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानियाँ हैं। पहली जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है कौन सी, शिमला, ठीक है। फिर शीतकालीन राजधानी वो है धर्मशाला। तो ये 2 राजधानियां यहाँ की है, तो इनके संबंध में भी आप ध्यान रख लीजिएगा। जल्दी देखते हैं, आपके सामने मैप को दिखा देते हैं। ये हिमाचल प्रदेश आपके सामने, ये यहाँ पड़ता है आपका स्टेट, ऊपर जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। इसके बाद इधर आप लोगों का पंजाब राज्य, उससे इसकी सीमा लगती है, थोड़ी सी सीमा यहाँ हरियाणा से लगती है, और थोड़ी सी सीमा यहाँ यूपी से भी इसकी लगती है। इधर उत्तराखंड से भी इसकी सीमा लगती है, उसके बाद तिब्बत और चीन से इसकी सीमा लगती है, ऊपर लद्दाख से भी इसकी सीमा क्या करती है, स्पर्श करती है। तो प्यारे साथियों अब अंतिम सवाल आप 10 नंबर देख लीजिएगा। हाल ही में किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए क्या किया गया है, नामित किया गया है। नरेंद्र मोदी को, डोनाल्ड ट्रंप को, व्लादिमीर पुतिन को, इमरान खान को। तो इसका सही जवाब जो होगा प्यारे साथियों वो है डोनाल्ड ट्रंप को। 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को क्या कर लिया गया है, नॉमिनेट किया गया है, यानी इनका नाम भेजा गया है, अभी दिया नहीं गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये नोबेल शांति पुरस्कार 2021 जो है इसके लिए नॉमिनेट किसे किया गया है, तो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप को इस नाम के लिए नामित किया गया है। अब सुनिए इस पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी बात याद करते हैं, क्यों दिया जा रहा है ये। यूएई और इजराइल जो है ना एक दूसरे के दुर्विरोधी माने जाते थे, इजराइल और यूएई, इनके बीच में शांति समझौता करवाने के लिए जो पहल की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उस लिए इन्हें क्या दिया जा रहा है, ये पुरस्कार दिया जा रहा है। 2019 का सर किसे दिया गया था, तो 2019 का याद रखना, इथोपिया के जो पीएम है ना, इथोपिया के क्या हैं पीएम, वो इथोपिया के पीएम जो थे उनका नाम था अबी अहमद अली, उनको दिया गया था 2019 का, ठीक है। इसके संबंध में आरपीएससी ने सवाल पूछ लिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा। 2018 का दिया गया था डेनिस मुकाबे को, डेनिस मुकाबे, ये कहाँ की थी सर, ये थी कांगो की। इनके साथ साथ संयुक्त रूप से दिया गया था नादिया मुराद को, नादिया
मुराद को। सर ये नादिया मुराद कहाँ की थी, तो ये याद रखना, ये इराक की थी। भारत में आज तक नोबेल शांति पुरस्कार एक तो मदर टेरेसा को मिल चुका है, मदर टेरेसा को। इसके साथ साथ 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी मिल चुका है, कैलाश सत्यार्थी। अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, आरपीएससी ने 2019 के शांति नोबेल पुरस्कार से जो सवाल पूछा वो ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि 2019 का जो 2 कथन दिए, उसमें पहला कथन था कि 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो अबी अहमद अली को दिया गया। दूसरा कथन दिया था अबी अहमद अली इथोपिया के राष्ट्रपति हैं, इनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना, वो बारीक सी मिस्टेक करेगा और आपका चकनाचूर कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है, इथोपिया के वो क्या थे प्यारे साथियों, पीएम थे, ना कि राष्ट्रपति थे। इस प्रकार के बहुत बारीक सवाल करंट अफेयर से पूछे भी जा सकते हैं आपसे भी, तो इनको ध्यान रखिएगा। ये नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो भी कौन से वर्ष के लिए, 2021 के। दिया नहीं गया, बार बार बोल रहा हूं, अभी दिया नहीं गया, अभी नॉमिनेट हुए हैं सिर्फ। जब दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, ये आगे भविष्य के गर्त में तब बात करेंगे। लेकिन क्यों दिया जा रहा है, क्यों नॉमिनेट किया, यूएई और इजराइल के बीच में जो अभी हाल ही में समझौता कराया, उसके लिए। एक सर्बिया वाला भी आप लोगों को याद होगा, मैंने 2-3 दिन पहले भी पढ़ाया था, सर्बिया वाला भी जो मुद्दा है उसके संबंध में भी आप ध्यान रख लीजिएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास में समय कम होने की वजह से आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, और कल की क्लास में अपन सुबह ठीक 6 बजे दोबारा मिलेंगे, कुछ नई बातों के साथ, नई जानकारियों के साथ, करंट अफेयर्स के कुछ नए इश्यू के साथ। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि कल की क्लास सुबह ठीक 6 बजे दोबारा स्टार्ट होगी, उस क्लास में फिर मिलेंगे। बाकी सवाल कल बातचीत करेंगे। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।